नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं युर्गेन हैबरमास का सिद्धांत को लेकर के। दरअसल इनको युर्गेन हैबरमास या जुर्गेन हैबरमास जो भी आप कहें, कहीं पर जुर्गेन आपको मिलेगा, कहीं पर युर्गेन आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो जुर्गेन ही आपको मिलेगा। खैर, अगर हम युर्गेन हैबरमास की बात करें तो इनका संबंध बहुत सारी चीजों से है। एक बहुत बड़े विचारक के तौर पर इनको माना जाता है, एक बहुत बड़े सिद्धांतवादी के तौर पर इनको माना जाता है, इनको एक बहुत बड़े दार्शनिक के तौर पर माना जाता है, इनको एक बहुत बड़े आलोचनात्मक विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है। तो इनका कद जो है बहुत बड़ा है। अगर हम देखें तो एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो कद है बहुत बड़ा है और इनसे बहुत बार इनसे आप देखेंगे तो प्रश्न भी आते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके आप यूजीसी नेट की अगर बात करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में इनसे प्रश्न उभरता है। इसलिए अगर हम देखेंगे तो अगर युर्गेन हैबरमास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये कौन से थे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये विचारक भी थे, ये समाजवादी भी थे, ये दार्शनिक भी थे, ये आलोचनात्मक अर्थशास्त्री भी थे। मतलब बहुत सारी चीज़ों में इनका स्थान देखने को मिलता है। दरअसल अगर हम जन्म की बात करें, तो इनका जन्म 18 जून 1829 को मिलता है। 1829 को इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो जर्मनी में इनका क्या होता है? जन्म होता है। अर्थात ये जर्मनी के दार्शनिक थे और ये जर्मनी के जो दार्शनिक थे तो जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी चीज़ों में इनका नाम जुड़ता है। तो सबसे बड़ा एक एक यहां पर हम लिख देते हैं नव मार्क्सवादी। अगर नव मार्क्सवादी विचारधारा आपको पूछा जाए तो आंख बंद करके आप हैबरमास के सिद्धांत पर अर्थात हैबरमास पर आप लगा देंगे चिन्ह। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि आप से अर्थात हैबरमास का सिद्धांत किन से है, तो आप ये दे देंगे कि नव मार्क्सवादी, या नव मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अगर आप ऐसा हो जाए तो ये आप हैबरमास का दे देंगे। तो नव मार्क्सवादी थे। अगर नव मार्क्सवादी की बात करें तो ये नव मार्क्सवादी होते कौन हैं भैया? तो जर्मनी में एक आता है स्थान का नाम है फ्रैंकफर्ट एक स्थान है। फ्रैंकफर्ट एक स्थान है जिस स्थान पर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी। और इसी फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के ये जो हैबरमास थे ये छात्र थे। और यहाँ पर एक प्रकार से जो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी है या फ्रैंकफर्ट जो स्थान है उसको एक प्रकार से मार्क्सवादी विचारधारा का द्योतक माना जाता है, बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, मार्क्सवाद का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। आप अगर देखेंगे तो पास्ट भी यहाँ से रहा है। अर्थात जर्मनी से आपको जो मार्क्सवाद के समर्थक सबसे बड़े थे आपको वो भी यहीं से मिल जाएंगे। अर्थात जर्मनी से ही आपको मिल जाएंगे मार्क्सवाद के जो समर्थक थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्क्सवाद के जो समर्थक थे तो इन्होंने भी, अब मार्क्सवाद ने सबसे पहले क्या कहा कि ये जो पूंजीपति हैं या पूंजीवादी विचारधारा है उसको हमें समाप्त करना है और सर्वहारा वर्ग को स्थापित करना है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो इतने साल बीत गए इनके अर्थात मार्क्सवाद को, इतने साल बीत गए। कार्ल मार्क्स इनके सबसे बड़े नाम हैं, आप जानते होंगे मार्क्सवाद में। तो ये भी जर्मनी के ही थे, इनके ही बारे में हम बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें तो मार्क्सवादी विचारधारा को इतने साल बीत गए, इन्होंने कहा कि हम सर्वहारा वर्ग स्थापित करेंगे, पूंजीपतिवाद को हटाएंगे। लेकिन आप अगर आज के भी समय में देखेंगे तो पूंजीपति का ही बोलबाला है
और जो नॉर्मल इंसान है उसकी तो कहीं जगह नहीं है। दरअसल इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हैबरमास ने कहा कि भैया इसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। और जब फेरबदल करने की जरूरत है तो अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मार्क्सवाद का सिद्धांत था, कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवादी सिद्धांत था, उसमें जब इन्होंने अर्थात हैबरमास के द्वारा कुछ फेरबदल करके कुछ नई चीजों का उसमें क्या किया जाता है कि उसमें कुछ जोड़ा जाता है, उसको ही इन्होंने हैबरमास ने नव मार्क्सवादी विचारधारा का सिद्धांत कहा। तो ये तो आप समझ गए कि नव मार्क्सवादी विचारधारा का स्थान कहाँ से आता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1829 में जर्मनी में हुआ था। एक फ्रैंकफर्ट स्थान है जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी। दरअसल आप देखेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्थान विशेष के नाम से आ जाता है। जैसे आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे आप कोलकाता यूनिवर्सिटी, जैसे आप देखेंगे पटना यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्थान विशेष पर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगे स्थान के नाम पर। दरअसल उसी प्रकार से फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी है, वहीं के ये छात्र होते हैं। वहाँ से इन्होंने जो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ एक प्रकार से मार्क्सवाद का केंद्र माना जाता है। वहीं से इन्होंने मार्क्सवाद के सिद्धांत को इन्होंने देखा। हालांकि ये संपूर्ण रूप से मार्क्सवादी सिद्धांत से ही प्रभावित थे और उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के इन्होंने कहा कि इसमें जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया था आज तक बहुत ज़्यादा प्रभावी से अब साबित नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के इन्होंने फेरबदल किया, जिसको कि इन्होंने नव मार्क्सवादी सिद्धांत या नव मार्क्सवादी विचारधारा इन्होंने कहा। तो ये तो आप समझ गए। अब ये फ्रैंकफर्ट जो यूनिवर्सिटी है, अब हम आते हैं कि सबसे पहली बात, हाँ, और इनके द्वारा एक बहुत प्रचलित पुस्तक है, एक प्रचलित पुस्तक जो है, जो प्रचलित पुस्तक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ये आप देखेंगे इनके द्वारा एक प्रचलित पुस्तक रची जाती है। ये कई बार आ चुका है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको नहीं दिख रहा हो, मैं बता रहा हूं कि द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, ये 1981 में इन्होंने, सॉरी ये 1829 नहीं, यह 1929 होगा, 1929 लिख लीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई। तो 1929 में, तो ये 1981 में एक पुस्तक इन्होंने लिखा है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। इस पर इनका मूल रूप से ये जो हैबरमास का सिद्धांत है इन्होंने प्रतिपादित किया है। अब एक दूसरी भी एक पुस्तक है, उसका नाम है लेगिटिमेशन क्राइसिस। क्या नाम है? लेगिटिमेशन क्राइसिस। दरअसल इसका नाम है लेगिटिमेशन क्राइसिस। इन्होंने ये कब दिया? तो 1976 में दिया। लेगिटिमेशन क्राइसिस इन्होंने जो पुस्तक लिखा वो क्या था? तो उन्होंने 1976 में लिखा। तो ये आधारित किस पर था? तो समाज में वैधकरण का सिद्धांत हम लिख देते हैं। तो समाज में वैधकरण का, समाज में वैधकरण का सिद्धांत। अब ये समाज में वैधकरण का सिद्धांत क्या होता है भैया? तो जैसे मैंने बताया कि इनका जो सिद्धांत था दरअसल मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इनका जो कार्यक्षेत्र था वो कार्यक्षेत्र संपूर्ण रूप से ये अगर युग की बात करें तो समकालीन युग में आते हैं। अगर क्षेत्र विशेष की बात करें तो यूरोप मुख्य तौर पर क्षेत्र विशेष मुख्य तौर पर यूरोप क्षेत्र था और यूरोपीय क्षेत्र और साथ में आपका अमेरिका से संबंध, अमेरिका का भी क्षेत्र, अर्थात
यूरोप और अमेरिका दोनों का ही क्षेत्र विशेष इनका जो लेगिटिमेशन क्राइसिस जो था इनका पुस्तक, उसमें मुख्य तौर पर इन्होंने जो अध्ययन किया है और उस अध्ययन के पश्चात इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लेगिटिमेशन क्राइसिस, जिसका मतलब है समाज में वैधकरण का सिद्धांत। अब ये समाज में वैधकरण का सिद्धांत इन्होंने क्या कहा है कि जो राज्य है वो राज्य जनता के ऊपर एक प्रकार से हावी हो रही है। अब जनता के ऊपर एक प्रकार से हावी हो रहा है तो मतलब क्या है? इसका मतलब कि जनता के ऊपर अर्थात जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही है, जनता जो कहना चाह रही है वो नहीं सुना जा रहा है, अपनी बातें केवल थोपी जा रही है। अब आप देखेंगे तो जैसे अगर जनता की आवाज़ की अगर हम बात करें, आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनता के द्वारा उठाई जाती है, फिर भी वो काम नहीं होता है, थोपा कुछ और जाता है। अगर हम महंगाई की बात करें, अगर हम बेरोजगारी की बात करें, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत मुख्य तौर पर बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और लेकिन अगर उसको उठाया जाता है, उस मुद्दे को उठाया जाता है तो कुछ दूसरा ही मुद्दा थोप करके उस मुद्दे को समाप्त कर दिया जाता है। तर इनका भी संबंध उसी से है, आज के समय में जो चल रहा है उसी से संबंधित है। और आप देखते होंगे कि जो मार्क्सवाद थे उन्होंने कहा था कि भैया ये पूंजीपति को हटाओ और सर्वहारा वर्ग को स्थापित करो, लेकिन वो तो हुआ नहीं, पूंजीपति उठ रहा है और ये कहीं है नहीं, सर्वहारा कहीं है नहीं। तो उन्हीं के स्थान पर इन्होंने कहा कि भैया ये जो आप जनता की आवाज़ को आज राज्य के द्वारा दबाया जा रहा है, अर्थात शासन सत्ता के द्वारा दबाया जा रहा है, उसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं, उसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं। एक आता है, आप कहेंगे कि विज्ञान का पक्ष आता है, और दूसरा तकनीकी का पक्ष आता है। तो विज्ञान और तकनीकी के द्वारा राज्य अपने स्वार्थ के हित में, इनका कहना था, हैबरमास का कहना था कि राज्य अपने स्वार्थ हित के लिए, किसके लिए? स्वार्थ हित के लिए। और वो किस चीज से संबंधित है? तो अर्थ से संबंधित है। अपना आर्थिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्वार्थ के लिए वो विज्ञान और तकनीकी का बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है और जनता की हितों की बात नहीं कर रहा है। अब जैसे एक हम उदाहरण देना चाहेंगे, अगर जनता की हित की बात करें तो आज अगर हम कृषि, क्योंकि कृषि प्रधान देश हमारा भारत है, और आज अगर पहले क्या होता था, हल से खेत जोता जाता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। आज ट्रैक्टर आ गया। अब ट्रैक्टर आ गया तो आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का रोजगार मारा गया। तो लोगों का रोजगार मारा गया तो लोग अब क्या होंगे? तो उसके स्थान पर बहुत सारे लोग, जहां पर कामगार होते थे वहां पर एक ट्रैक्टर ही पूरा दिन काम कर देता है, एक थ्रेशर से सारा काम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या होता है कि उसका मतलब लोगों का काम ही समाप्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है तो जो निचले लोग हैं, वो निचले लोग क्या होते हैं जो निचले लोग हैं अर्थात निचले वर्ग के लोग हैं, वो क्या, उनका तो बहुत कुछ भला हो नहीं पाता है, वो और ज़्यादा दब जाते हैं। तो कहा गया कि राज्य को भी उनके लिए भी सोचना चाहिए, न कि अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए बहुत सारा तवज्जो देना चाहिए। इनका कहना था कि जो राज्य का जो राजनैतिक बहस है, जनता का बहस है, सार्वजनिक बहस है, वो मानते ही नहीं है कि नहीं ये कोई अधिकार है, ऐसा नहीं है, ये कोई समस्या है, वैसा नहीं है। अर्थात ये उसको तकनीकी समस्या मान लिए हैं, और तकनीकी समस्या को राज्य अपने द्वारा प्रतिपादन जो करता है वो क्या कहता है कि तकनीकी समस्या का हल केवल और केवल जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं केवल उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। फिर एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही कि उपकरण कारण, ये ध्यान रखिएगा, उपकरण कारण। तो उपकरण कारण अर्थात इंस्ट्रूमेंटल रीजन, कई बार आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, कई बार आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। उपकरण कारण, इन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंटल रीजन राज्य के द्वारा कहा जाता है कि उपकरण कारण ही सर्वोपरि है, अर्थात आज के समय में कंप्यूटर तंत्र ही सर्वोपरि है।
तो कंप्यूटर तंत्र ही सर्वोपरि है। लेकिन इनका मानना था कि कंप्यूटर के कारण भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सोच विचार नहीं कर पाते हैं, हम अपनी बुद्धि को नहीं लगा पाते हैं। दरअसल इसका हम एक प्रमाण देना चाहेंगे। आजकल मैक्सिमम लोग आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम जो है वो अपने मोबाइल पर गुजार देते हैं। अब उसका रीजन है, अगर छोटा सा जोड़ घटाव कुछ करना हो तो वो फटाक से उनके हाथ में कैलकुलेटर होता है और वो कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ साल पहले की बात थी तो अगर कोई भी चीज़ अगर छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा अगर करना होता था तो या तो मानसिक रूप से वो कर लेते थे या फिर अपने कॉपी पेन लेकर के उनको अपनी बुद्धि के अनुसार उसका प्रतिपादन करते थे, जिससे कि क्या होता था, उनका जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होता था, सोच विचार की शक्ति होती थी। लेकिन आज इनके द्वारा कहना है कि ये जो कंप्यूटर उपकरण जो कारण है, इंस्ट्रूमेंटल रीजन जो है, उसके कारण से लोग अपनी बुद्धि को खो रहे हैं, अपनी चेतना शक्ति को खो रहे हैं, अपने स्मरण शक्ति को खो रहे हैं, अपने जो चिंतन स्तर है उसको उसमें ह्रास आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण से इन सारी चीज़ों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो इसके कारण से ये जो हैबरमास का जो खास करके लेगिटिमेशन क्राइसिस जो है, अर्थात समाज में वैधकरण का सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण हुआ। हालांकि एक ही सिद्धांत इनका नहीं है, बहुत सारे सिद्धांत इसमें हैं, लेकिन आज मैंने आपको हैबरमास का जो समाज में वैधकरण का सिद्धांत है, अर्थात लेगिटिमेशन क्राइसिस है, इसके ऊपर मैंने बताया और मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से आपने इसको पढ़ा होगा और समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।